एक ऐसा बिजनेस है आपका, स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट का। लोगों को लगता है कि भाई बहुत कंप्लायंस है, इतने झंझट हैं, ये देखो वो देखो, ये रिपोर्टिंग करो वो रिपोर्टिंग करो, और आमतौर पर कोई लिस्ट होना नहीं चाहता, है ना। शांति से क्यों बार बार हर 3 महीने बाद जाकर अनिल जी को जवाब देना है, इंटरव्यू देना है, पूछेंगे क्या प्रोजेक्शन है, कितना कमाया, आगे क्या करेंगे। आपने कैसे 1987 से पार्टनरशिप शुरू करके ये सोचा, शायद 2008 में आपका आईपीओ आया था, राइट? तो ये लिस्ट होकर एक आपने किस तरह से ये थॉट प्रोसेस आई कि हाँ हमें कॉर्पोरेट बनना है, लिस्ट होना है और इस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना है? तो अनिल जी, जब हमने 1987 में जब बिजनेस चालू किया था तो हमको भी नहीं पता था कि भाई बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है और हम लिस्ट भी हो सकते हैं, या आज जो 14-15 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप इतना हो सकता है। बट एक मुझे लगता है कि जुनून था और एक डिटर्मिनेशन था और कुछ ना कुछ करने की इच्छा थी, तो एटलीस्ट वहाँ से चालू किया। 87 में सीए हमने पास किया, रामदेव मैंने दोनों ने एक ही हॉस्टल में थे हम लोग साथ में, तो वहाँ से शुरुआत की। और आई थिंक वी वर, जैसे बोलते हैं कि आप सब सही समय पर, राइट टाइम एंड द राइट काइंड ऑफ आई थिंक अपॉर्चुनिटी। तो सही समय पे आई थिंक मार्केट भी उस टाइम काफ़ी छोटे लेवल पे थे, लेकिन एक इरादे के साथ एक आपका कहीं ना कहीं एक तकदीर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सो वी वर एट द राइट टाइम, द राइट प्लेस एंड विद द राइट पार्टनर। आई थिंक एक अच्छे भागीदार के साथ एक अच्छा एक शुरुआत थी। सो मेहनत, ईमानदारी, लगन, पैशन और आई थिंक भागीदारी के साथ एक अच्छा लक भी था हमारे साथ। हमारे लिए तकदीर भी अच्छी थी कि हम ये मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन सर, रामदेव सर, लेकिन 15 साल हो गए आपके आईपीओ को, लेकिन मुश्किल से 300-400 करोड़ का आईपीओ था। उसके बाद 2-3 बार तो आप वैसे ही बायबैक कर चुके हैं। 300-400 करोड़ का आईपीओ, 1300 करोड़ तो आप पहले 6 महीने में इस बार कमा चुके हैं, राइट? 2-2.5 हजार करोड़ की आपकी सालाना कमाई है। क्या वाकई में आईपीओ लाने की जरूरत थी आपको? और क्या आपको वैसे लगता है कि एक ब्रोकर को लिस्ट होने में फायदे ज्यादा हैं? क्या क्या बदलता है एक्चुअली? देखिए, आईपीओ लाना तो बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोगों ने जब भी कॉर्पोरेट हुआ 96-97 में, तब से हमने सोचा था कि वी वांट टू बिल्ड समथिंग विच इज गोइंग टू लास्ट बियॉन्ड अस। एक कंपनी का जो स्ट्रक्चर आपको मालूम है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो वो जो एक कंसेप्ट था, उसको आप या तो आप उसको प्राइवेट, मतलब कंपनी बना के भी आप प्राइवेट रख सकते हो, और कंपनी बना के एक्चुअली उसका जो रियल यूज है वो कर सकते हो आप। वो हमने तभी से डिसाइड करा था कि हमको ऐसा कॉर्पोरेट एंटिटी बनाना है जो हमसे आगे, हम तो 25-50 साल जिएंगे, उसके आगे भी बहुत बड़ा बने हो। जो अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, उस टाइप का कुछ बनाए, उसके लिए नींव रखे थे हमने जब हम कॉर्पोरेट बने 96-97 में। तो वो धीरे धीरे जो है ना, वो बात चल रही थी। फिर उसके बाद 2006-07 में फिर बात आई कि भाई अब टाइम आ गया है कि आप, एक्चुअली हमने छोटा सा प्राइवेट इक्विटी भी किया था, जो अभी आजकल होता है आईपीओ के पहले। और फिर उसके बाद हमने 2003 में हमने स्टाफ को स्टॉप भी दे दिया था। अच्छा, 2003 में? उस जमाने में? हाँ, उस समय दिए थे, कोई लिया नहीं था, बोले इस कंपनी की क्या कीमत है। हाँ, सो कुछ 5-10 करोड़ के, 5 करोड़ या 7 करोड़ का वैल्यूएशन में हम पूरी कंपनी देना चाहते थे। एंड उसके बाद भी 10-20 लोग को दिए, 25 लोग को दिए, उसमें 2-4 लोग ही लिए। एनीवे, तो उस समय से हमारे मतलब मंशा बन गई थी कि इसको तो आईपीओ तो करना ही है, मतलब पब्लिक तो करना ही है। जैसे आप बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा लिस्टिंग सही है करके कंपनी चलाना चाहिए। तो क्या गेम बड़ा होगा। अभी मतलब 4000 कंपनी लिस्टेड है, कम से कम 10,000 कंपनी लिस्टेड होना चाहिए, ताकि खेल में मजा आएगा और बाजार के भाव भी नीचे गिरेंगे। जब सप्लाई आएगा शेयर्स का, तो जो अभी जो थोड़ा मतलब थोड़ा गर्मी है वो थोड़ा कम होगा और वो बहुत अच्छा होगा, रिजनेबली प्राइस हो जाएगा। पहले भी ऐसा देखा है मैंने, जो कहता है कि भाव नीचे आए सर। आप पहले भाव रिजनेबल हो, समझे ना।